Jai Hind and welcome again to the class 12th of biology. I am Dr. Vandana Sharma from LJPSVM Intro College, Muzaffarnagar. हमने प्रीवियस वीडियोस में एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यू स्टार्ट किया था, जो पहले हमने 2 वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा है और उसका रिमेनिंग पार्ट आज हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम सॉलिड वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट और रेडियो एक्टिव वेस्ट यानी रेडियो सक्रिय अपशिष्ट इनके बारे में पढ़ेंगे। आइए लेसन 16 एनवायरमेंटल इश्यू पर्यावरण के मुद्दे पाठ का शेष भाग हम पढ़ते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस अपशिष्ट यानी सॉलिड वेस्ट। ठोस अपशिष्ट वे सभी वस्तुएं उनमें सम्मिलित हैं जिन्हें कूड़े कचरे में फेंक दिया जाता है, जो मानव के लिए उपयोगी नहीं है या फिर मनुष्य उसे उपयोगी नहीं मानता है और कूड़ा मानकर उसे फेंक दिया जाता है। ये सब ठोस अपशिष्ट हैं जो कि विशेष तौर से मृदा को प्रदूषित करते हैं। अन्य प्रदूषण के साथ साथ मृदा के प्रदूषण के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल हैं। ठोस अपशिष्ट जो हैं वो घरों से, ऑफिस से, भंडारगृहों से और अन्य कई स्थानों से, विद्यालय से निकले कूड़े कचरे, रद्दी आदि के रूप में होते हैं, जिसे नगर पालिका द्वारा एकत्रित करके उसका निपटान किया जाता है। ठोस अपशिष्ट का संगठन यानी कि ठोस अपशिष्ट जो ऐसा कूड़ा है उसमें मुख्य रूप से क्या क्या होता है। उसमें अनेकों पदार्थ हो सकते हैं, जैसे कि कागज, खाद्य अपशिष्ट, घरों से जो फल सब्जी और के रूप में, उनके छिलकों के रूप में जो कूड़ा होता है वो, कांच का सामान, धातु मेटल्स हो सकते हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक के केन वगैरह, और रबर, चमड़े की वस्तु जो कूड़े के रूप में होगी, और वस्त्र आदि, ये सब हो सकते हैं। यहाँ पर ये ठोस अपशिष्ट इस प्रकार के कूड़े का एक ढेर दिखाया गया है, जो आपको अपने शहर में जगह जगह देखने को मिल सकता है, और ये अनेकों प्रकार के प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत है जो बीमारियां उत्पन्न करता है। ऐसे कूड़े को, ऐसे अपशिष्ट को जलाने से, यदि इनको जला दिया जाए तो उनके आयतन में कमी आती है, परंतु ये पूरी तरह से नहीं जलता है, और खुले में इस प्रकार से इनको फेंकना भी हानिकारक होता है। ऐसे कूड़े के निपटान के लिए प्राय एक विशेष स्थान का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं सैनिटरी लैंडफिल्स। यहाँ पर आप इसका एक डायग्राम, एक पिक्चर देख रहे हैं। सैनिटरी लैंडफिल्स वास्तव में एक ऐसे जमीन में खोदे हुए गड्ढे होते हैं जिनमें कि इस ऐसे कूड़े कचरे को दबा दिया जाता है, भर दिया जाता है। ये सैनिटरी लैंडफिल्स जो होते हैं, खुले में अगर कूड़े को जलाया जाए उनके स्थान पर ये बेहतर ऑप्शन माना जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। इसके भी बहुत सारे हार्म्स हैं। कैसे ये हार्म्स पहुंचा सकता है ये हम देखेंगे अभी। इसके लिए जो ठोस अपशिष्ट को खुले हुए स्थान पे अगर हम जलाएं तो वो पॉल्यूशन तो क्रिएट करता ही है, लेकिन यदि ऐसे गड्ढों में उनको भर दिया जाए, ठोस अपशिष्ट को दबाकर गहरे गड्ढे में दबाकर भरने पर, और उनको प्रतिदिन धूल मिट्टी से ढक दिया जाता है, ऐसे कूड़े में से जो कि बायोडिग्रेडेबल है, जो जीवाणुओं के द्वारा अपघटित हो सकता है, ऐसा कूड़ा तो डिकम्पोज हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन जो अन्य प्रकार के जो कचरा है वो अभी भी इसमें हानि पहुंचाता है। ये एकमात्र उपयुक्त उपाय नहीं माना जा सकता है। इसके बहुत सारे जो ड्रॉबैक्स हैं, वो जैसे कि बड़े बड़े शहरों में कचरा इतना अधिक होने लगा है कि ऐसे गड्ढे भी जल्दी से भर जाते हैं, ये स्थल भी भरने लग जाते हैं, और इन लैंडफिल से कभी भी विषैले रिसाव का खतरा बना रहता है। ये मृदा को प्रदूषित करते हैं, और साथ ही जो भूमिगत जल संसाधन है उसको भी ये प्रदूषित करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो है कोई अच्छा हल नहीं है
इस प्रकार के अपशिष्ट का निपटान के लिए। ठोस अपशिष्ट जो होते हैं उनको निपटान की दृष्टि से, उनका निवारण की दृष्टि से कुछ भागों में इनको वर्गीकृत कर दिया जाता है। ये अलग कई प्रकार के क्लासिफाई यहाँ पर किया गया है। ये कैसे हो सकते हैं, जैसे कि कुछ कूड़ा ऐसा होता है जो जैव निम्नीकरण योग्य होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल हम प्रदूषक के प्रकार पढ़ चुके हैं। वो कौन से होते हैं, जो जीवाणुओं के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो सकते हैं। ये इतने ज्यादा हानिकारक नहीं होते हैं। इनमें कुछ कूड़ा, जैसे यहाँ पर आप ये चित्र देख रहे हैं, ये फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, खाद्य पदार्थ, ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जिन्हें सूक्ष्म जीव अपघटित करके सरल अणुओं में परिवर्तित कर सकते हैं। कुछ पदार्थ रिसाइक्लेबल होते हैं, इनका पुनः रिसाइकिल करके उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है, कुछ मेटल हो सकती हैं, धातुएं हो सकती हैं, प्लास्टिक को रिसाइकिल करके फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये वाले पदार्थ रिसाइक्लेबल अलग कैटेगरी के इस ठोस अपशिष्ट में उपस्थित होते हैं। इसी तरीके से इस ठोस अपशिष्ट में कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट भी होते हैं, जो कि जिनके की अपघटन की क्रिया या तो बहुत धीमी होती है, सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं, या फिर वो अपघटित नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉलीथीन, इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। इस प्रकार ठोस अपशिष्ट में इन तीनों तरीके के पदार्थ उपस्थित होते हैं। ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए इसको वर्गीकृत करना बहुत ही आवश्यक है। इसका तभी उचित निपटान संभव है। यदि इसका निपटान करना है तो सभी पूरा ठोस अपशिष्ट जो कूड़ा के ढेर होते हैं उसमें उपस्थित, या हम अपने घरों में ये काम कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के कूड़े का अलग अलग कूड़ेदान बनाया जा सकता है, या फिर म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा भी अलग अलग प्रकार का कूड़ा एकत्रित करके उसका निपटान संभव है। जैसे वो कैसे हो सकता है, निम्न चरणों में संभव है। कचरे को पहले छांट लिया जाता है, जिसमें से जो बायोडिग्रेडेबल है, जैसे यहाँ पेपर है, या फिर फलों सब्जियों के छिलके वगैरह, वस्त्र हैं, ये सब जैव निम्नीकृत हैं, जीवाणुओं से अपघटित हो सकते हैं, उनको अलग कर लिया जाए। जो रिसाइक्लेबल अपशिष्ट हैं, जो जिनको रिसाइकिल करके पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, उनको अलग कर लिया जाए। जैसे कि ग्लास, कांच रिसाइकिल किया जा सकता है। इसी तरह से जो जैव अनिम्नीकृत अपशिष्ट हैं उनको पृथक कर लिया जाए। धातु को रिसाइकिल किया जा सकता है, इनको अलग कर लिया। और जिनको बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जिनको अपघटित ही नहीं किया जा सकता है, उनको अलग कर लिया जाए। जो रिसाइक्लेबल या पुनश्चक्रण योग्य पदार्थ हैं उनको रिसाइकिल करके फिर से उपयोग में लाया जाए। तो इस तरह से कूड़े से भी उपयोगी पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। जो जैव निम्नीकृत हैं, जैसे कि ये पेपर या घरों से जो कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपशिष्ट, फलों सब्जियों के छिलके, उनको गहरे गड्ढे में दबाकर इसका अपघटन किया जाए। कंपोस्ट तैयार की जा सकती है, खाद बनाई जा सकती है जो पुनः उपयोग में आ सकती है। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट हैं, उसको कम से कम करने का प्रयास किया जाए। ऐसी वस्तुओं का उपयोग बहुत कम किया जाए। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका प्रयोग कम हो। इसके बदले में इको फ्रेंडली पैकिंग का प्रयोग करें। सामान खरीदने जाएं तो कपड़े के थैले का प्रयोग करें। पॉलीथीन के बने थैले को लेने से मना करें। इस प्रकार से प्लास्टिक के, क्योंकि प्लास्टिक का ट्रीटमेंट जो है बहुत डिफिकल्ट है, प्लास्टिक वेस्ट की ट्रीटमेंट संबंधी कुछ एक केस स्टडी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं बेंगलोर के एक 57 ईयर्स ओल्ड अहमद खान के प्रयास की। 57 वर्षीय अहमद खान जो हैं प्लास्टिक की बोरी के उत्पादन करता है। ये बेंगलोर में प्लास्टिक की बोरी का उत्पादन करते हैं। अहमद खान ने प्लास्टिक वेस्ट की निरंतर बढ़ती हुई समस्या का एक आदर्श हल ढूंढ लिया है। वे पिछले 20 वर्षों से
प्लास्टिक की बोरियां बना रहे हैं। लगभग 8 वर्षों पहले उन्होंने महसूस किया कि प्लास्टिक वेस्ट एक वास्तविक समस्या है। उनकी कंपनी ने रिसाइक्लेबल प्लास्टिक का पॉलीब्लेंड नामक एक महीन पाउडर तैयार किया। ये एक महीन पाउडर तैयार किया। इस पाउडर को उन्होंने बिटुमेन के साथ मिश्रित किया और फिर आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज और बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन के सहयोग से उन्होंने इस मिश्रण का प्रयोग सड़क निर्माण में किया। पॉलीब्लेंड प्लास्टिक से तैयार किया एक पाउडर के रूप में और सड़क बनाने वाले एक पदार्थ बिटुमेन में उसे मिश्रित कर दिया। पॉलीब्लेंड ने बिटुमेन का वाटर रिपेलेंट गुण बढ़ा दिया। वाटर रिपेलेंट मतलब वाटर से जो उसको अलग कर दे, जल विकर्षक गुण को बढ़ा दिया, जिस कारण से सड़क की आयु 3 गुना अधिक हो गई, क्योंकि वाटर से वो प्रभावित नहीं होती थी जल विकर्षक गुण होने के कारण। प्लास्टिक अपशिष्ट, प्लास्टिक वेस्ट के लिए जो कचरा चुनने वालों को जहां केवल 40 पैसे प्रति किलोग्राम मिलते थे, खान से उन्हें 6 रुपए प्रति किलोग्राम मिलने लगे। इस प्रकार से उन्होंने इस जो सबसे खतरनाक समस्या है उसका भी निदान ढूंढा और सड़क बनाने में इसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। बेंगलोर में खान की इस तकनीक के प्रयोग के द्वारा वर्ष 2002 तक तो लगभग 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण 2002 तक ही हो चुका था। और अब खान को पॉलीब्लेंड तैयार करने के लिए जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है वो सब इसका अधिकतम उपयोग करने में इस समस्या से, प्लास्टिक के वेस्ट की समस्या से निदान दिला सकते हैं। वास्तव में ये बहुत ही सराहनीय उनका प्रयास है। इसी तरह जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हॉस्पिटल से निकलने वाले जो सॉलिड वेस्टेज होते हैं उनमें भी बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स, विसंक्रामक इन्फेक्टेंट्स हैं और उनमें हॉस्पिटल से जो वेस्टेज हैं, सॉलिड वेस्ट, कूड़ा करकट यहाँ दिखाया गया है, उसमें बहुत सारे हानिकारक रसायन होते हैं, रोगजनक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो कि बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, अनेक रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इनके निदान के लिए इंसिनरेटर का प्रयोग आवश्यक है। यदि इन सॉलिड वेस्टेज को हॉस्पिटल्स में जो उत्पन्न हो रहे हैं इनको उपचारित करके, इंसिनरेटर की सहायता से उपचारित करके रखा जाए तो ये हानिकारक नहीं होगा। इंसिनरेटर, यहाँ पर एक ये चित्र आप देख रहे हैं, एक प्रकार का यंत्र है जिसमें जो इस प्रकार के वेस्टेज हैं उनको इसके अंदर कॉम्पैक्ट करके भस्म किया जाता है और इनके हानिकारक प्रभाव को नष्ट कर दिया जाता है, जिसके निपटान के लिए इंसिनरेटर का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट जो वेस्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो सॉलिड कूड़ा वेस्ट में एक उसका प्रकार इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बहुत गंभीर समस्या है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो जैसे कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मोबाइल, इसके अलावा जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं जो मरम्मत के लायक नहीं रह जाते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट कहलाते हैं। ई वेस्ट को लैंडफिल्स में, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, लैंडफिल्स में गाड़ दिया जाता है या जलाकर भस्म कर दिया जाता है। जो विकसित देश हैं, भारत एक विकासशील देश है, लेकिन जो विकसित देश हैं उनमें जो उत्पन्न होने वाला ई वेस्ट का आधे से अधिक भाग विकासशील देशों में निर्यात किया जाता है। यानी कि विकसित देशों से जो ई वेस्ट उत्पन्न हो रहा है वो भारत जैसे विकासशील देशों में आता है, जिसमें ऐसे वेस्टेज में तांबा, लोहा, सिलिकॉन, निकेल और सोना, स्वर्ण, गोल्ड ऐसे जैसे धातु होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं, जिन्हें रिसाइकलिंग प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसे वेस्ट का रिसाइकल करके और इनमें से इन सब धातुओं को निकाला जाता है। और विकसित देशों में तो ई वेस्ट के रिसाइकलिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन विकासशील देशों में ये कार्य हाथ से किया जाता है। इस प्रकार इस कार्य में जुड़े हुए कर्मियों पर ई वेस्ट के मौजूद विषैले पदार्थों का प्रभाव पड़ता है। इसका एकमात्र हल फिलहाल इको फ्रेंडली वे में इसको रिसाइकिल करना ही है।
इस प्रकार से हमने सभी सॉलिड वेस्टेज पढ़े। सॉलिड वेस्ट गैट्रो सबसिस्ट क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। दूसरा एक और जो हम पोल्यूशन का कारण मान रहे हैं वो है कृषि रसायन, और उनके संबंध में अब पढ़ेंगे। जो फसल के उत्पादन को, हरित क्रांति का प्रभाव हम देख रहे हैं। फसल के उत्पादन के बढ़ाने के लिए कृषि में बहुत सारे रसायनों का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग होने लगा है। वो रसायन किसके, जैसे मुख्य रूप से किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं, रासायनिक उर्वरक केमिकल फर्टिलाइजर्स के रूप में, पीड़कनाशी के रूप में, शाकनाशी यानी हर्बिसाइड्स के रूप में, कवकनाशी फंजीसाइड्स के रूप में, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इन सबके छिड़काव के द्वारा ये सब इनमें छिड़क कर फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाता है और खाद से उत्पादकता बढ़ाई जाती है, और इन सभी के हानिकारक प्रभाव से फसलों को बचाने के लिए इन रसायनों का उपयोग किया जाता है। ये मृदा पारितंत्र में उपस्थित अन्य जैविक और अजैविक सभी घटकों को प्रभावित करते हैं। जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स हैं, मिट्टी में इनके साथ, फसलों के साथ रहने वाले जो दूसरे जीव भी हैं, उनका पर भी इनका विषैला प्रभाव होता है। इसके साथ साथ ही जल में पहुंचने पर, जैसे अभी हमने पीछे इसी चैप्टर के एक पार्ट में पढ़ा था, ये सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन का कारण भी बनते हैं। एक और इसके निवारण का, इससे इस समस्या के निदान का बहुत ही सराहनीय, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रयास है, जैसे जैव खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे कहते हैं। जैव खेती कृषि की वह विधि है जो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अप्रयोग, यानी कि रसायन का बिल्कुल भी प्रयोग ना किया जाए, चाहे वो कीटनाशी के रूप में हो या खाद उर्वरक के रूप में हो, उनका या तो बिल्कुल प्रयोग ना हो या न्यूनतम प्रयोग हो, और भूमि की उर्वरकता को, उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट यानी जैविक खाद आदि का प्रयोग किया जाता है। ये जैविक खेती कहलाती है। जैविक खेती यानी कि कृषि की वो विधि जिसमें किसी भी प्रकार का रसायन का उपयोग ना करके जैविक संसाधनों का उपयोग किया जाए और उत्पादकता को बढ़ाया जाए। ये बहुत ही इको फ्रेंडली तकनीक है, पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक है, और इसके और भी अन्य क्या लाभ हैं। साइक्लिक है, जीरो वेस्ट, पर कोई वेस्ट इसमें उत्पन्न नहीं होता, कचरा उत्पन्न नहीं होता, जितने भी संसाधन है उनका अधिकतम प्रयोग होता है, और उत्पादन क्षमता में तो वृद्धि होती ही है, और साथ ही जैसा कि हमने बताया ये पर्यावरण हितैषी यानी इको फ्रेंडली है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसी खेती के एक रूप को एक बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर एक रमेश चंद्र डागर जो सोनीपत हरियाणा से संबंधित हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया है। एकीकृत जैव खेती यानी इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंटीग्रेटेड एकीकृत फार्मिंग का मतलब क्या है कि बहुत सारे जो उत्पादन हैं वो एक साथ एक दूसरे पर निर्भर करते हुए किए जाते हैं। जो रमेश चंद्र डागर हैं वो सोनीपत हरियाणा के किसान हैं, और इन्होंने ये काम बखूबी किया है। उन्होंने इसके लिए क्या किया, इस प्रक्रम से जो अपशिष्ट मतलब इस एकीकृत खेती में क्या किया जाता है, ये भी साइक्लिक और जीरो वेस्ट प्रक्रम, जीरो वेस्ट वाली है। इसमें साइक्लिक से प्राप्त, इस प्रोसेस से प्राप्त जो अपशिष्ट है वो एक प्रोसेस है, और उससे जो प्राप्त वेस्ट होगा वो दूसरे प्रोसेस के लिए पोषक के रूप में काम आता है। इसके कारण इस संसाधन का इसमें अधिकतम उपयोग होता है और उत्पादन की क्षमता भी बढ़ती है। जैसे अभी हमने पहले कहा, रमेश चंद्र डागर सोनीपत हरियाणा के किसान कैसे ये कर रहे हैं, वो मधुमक्खी पालन, डेयरी प्रबंधन, डेयरी मैनेजमेंट और जल संग्रहण, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्ट, ये सभी कार्य और साथ ही कृषि का कार्य श्रृंखलाबद्ध प्रक्रमों में करते हैं। ये सभी कार्य एक दूसरे को संभालते हैं, और इस प्रकार ये एक बहुत ही किफ़ायती और दीर्घ उपयोगी प्रोसेस है। इसमें
फसल के लिए रासायनिक उर्वरक की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि डेयरी फार्मिंग से जो पशुधन है, पशुधन के एक्सक्रीटा को, मलमूत्र यानी गोबर आदि का प्रयोग वो खाद के रूप में कर लेते हैं। जो फसल का वेस्ट होता है उसका प्रयोग वो खाद बनाने में, कंपोस्ट बनाने के लिए कर लेते हैं, जिसका प्रयोग, जिसकी वजह से प्राकृतिक उर्वरक जो जैविक खाद है वो उनके फार्म की आवश्यकता को पूरी करता है, ऊर्जा की आवश्यकता को पूरी करता है। इससे गैस का उत्पादन, गोबर वगैरह से, डेयरी फार्म से गैस का उत्पादन भी किया जा सकता है जो ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। इस प्रकार एकीकृत जैव खेती के प्रयोग से इस अनेकों लाभ, अनेक क्रियाओं में, मधुमक्खी पालन, डेयरी प्रबंधन, कृषि, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं और अन्य किसी बाहरी रसायन आदि का इसमें उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है और अधिक उत्पादन और कम लागत आती है, खर्चा कम होता है। एकीकृत जैव खेती के प्रसार और प्रयोग में सहायता प्रदान करने के लिए डागर जी ने हरियाणा किसान कल्याण क्लब का निर्माण किया और जिसकी वर्तमान सदस्य संख्या 5000 कृषक हैं, फार्मर्स 5000 इसमें सदस्य हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट हुआ, एग्रीकल्चरल वेस्ट हमने पढ़ा, और अब है रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट वास्तव में ये वो कचरा है जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। ये प्राय नाभिकीय अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। इनके मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ से इनका मुख्य रूप से अनेकों स्रोत में से कुछ प्रमुख हैं। विद्युत उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करना, परमाणु विस्फोट, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो हैं ये रेडियो सक्रिय अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। प्रारंभ में न्यूक्लियर ऊर्जा को विद्युत उत्पादन के मामले में गैर प्रदूषक तरीका माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला न्यूक्लियर ऊर्जा के प्रयोग में सर्वाधिक अंतर्निहित समस्याएं जो हैं, जो सबसे ज्यादा उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो ये क्या है। एक तो इनका आकस्मिक रिसाव, ये अचानक कभी भी इनका रिसाव हो सकता है, जिसमें एक उदाहरण 3 माइल आइलैंड और चेरनोबिल की घटना भी है, जहां पर आकस्मिक रेडियो एक्टिव वेस्ट के रिसाव के कारण बहुत ज़्यादा जनहानि और पर्यावरण को नुकसान हुआ। दूसरे, यह इस प्रकार के वेस्ट की दूसरी समस्या है कि इसका सुरक्षित निपटान बहुत मुश्किल है, जिसके फलस्वरूप अनेकों हानियां होती हैं। इसी तरह से अभी जो ये अपशिष्ट है, इसके उपचार का एकमात्र जो साधन है वो पढ़ने से पहले हम यहाँ पर जैसे कहा, इसका सुरक्षित उपचार बहुत मुश्किल है। इसका एकमात्र क्या उपचार किया जा सकता है फिलहाल जो भी जानकारी में है, अपशिष्ट को सावधानी पूर्वक उचित स्थान पर गहरे गड्ढे में दबाना इसका उदाहरण है। बहुत अधिक गहराई में दबाना, जिससे विकिरण कम से कम हानि पहुंचाए और सैकड़ों वर्षों तक इसका कोई रिसाव ना हो। यहाँ पर ये इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे गिरहें की जगह गहरा गड्ढा लिख लें। इसी के साथ ही इससे हानि क्या है वो भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ये रिसाव कभी भी हो सकता है और ये इसका सुरक्षित निपटान भी इतना मुश्किल है। ये कैसे हानिकारक है, इसकी वजह से ये न्यूक्लियर वेस्ट, इससे निकलने वाले विकिरण जीवों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि इसके कारण अति उच्च दर से बहुत तेजी से म्यूटेशन, उत्परिवर्तन होते हैं। न्यूक्लियर अपशिष्ट विकिरण की ज़्यादा मात्रा यदि हो तो वो घातक हो सकती है, इसकी ज़्यादा मात्रा घातक हो सकती है, लेकिन कम मात्रा भी बहुत ज़्यादा गंभीर विकार जैसे कि कैंसर, बहुत ज़्यादा गंभीर विकार उत्पन्न करते हैं। और इसका एक म्यूटेशन और इसके न्यूक्लियर वेस्ट का एक बहुत अच्छा उदाहरण हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु विस्फोट, आप सबने ये पढ़ा ही है किस तरह से वहाँ पर म्यूटेशन
अभी तक की पीढ़ियों में उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है और काफ़ी जान की हानि हुई थी। इस प्रकार ये न्यूक्लियर वेस्ट, इसको उपचारित करने का अभी फ़िलहाल जो तरीका बताया मैंने कि इस वेस्ट को बहुत ही उचित स्थान पर, जहाँ कोई ज़्यादा आबादी ना हो और गहरे गड्ढे में बहुत ज़्यादा गहराई में इस प्रकार से दबाया जाना चाहिए, जिससे कि विकिरण कम से कम हानि पहुँचाए, कम से कम विकिरण हो और सैकड़ों वर्षों तक उसका कोई रिसाव ना हो। इस प्रकार आज हमने फिर से इसको दोहरा लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? ठोस अपशिष्ट, जिसमें हमने उसके अनेक सोर्सेज भी पढ़े। इसके बाद कृषि रसायन, जो यानी कि सॉलिड वेस्ट पढ़ा, एग्रीकल्चरल वेस्ट पढ़ा और रेडियो एक्टिव वेस्ट। इससे इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम पर्यावरण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण अन्य मुद्दे जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन और डिफॉरेस्टेशन और के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।